यार, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अभी ही बुकिंग लेकर निकला हूँ। कुछ खाना बनाऊँ तो वो ब्रिज के पास ला कर दे दोगे? सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। उसने उसने अपनी ट्रिप शुरू करने के 2 मिनट बाद ही किसी को फ़ोन लगा कर कहा था। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर मैं शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए कैब में बैठा था। तो लगभग 1 से ज़्यादा घंटे का सफ़र मैं किसी को जज करके निकालना नहीं चाहता था। मैं किसी को जज नहीं करता। ये ये कहने वाले लोग असल में दूसरों को सबसे ज़्यादा जज करते हैं, और मैं भी शायद उनमें से एक था। कार में बैठते ही कार और कार चलाने वाले दोनों का मुआयना करना शुरू कर दिया था। कार चलाने वाले का नाम आलम था, और उसकी भाषा में उसका छूटा हुआ गांव साफ झलक रहा था। वो लगातार फ़ोन पर बना हुआ था। उसकी कार साफ सुथरी पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। काले और सफ़ेद के अलावा बस कुछ ही रंगों को जानने वाले मेरे जैसे इंसान के लिए कार में लगे रंग कुछ ज़्यादा ही थे। मैं उन रंगों को भी पहचान कर नाम देने की कोशिश ही कर रहा था कि आलम ने पहला फ़ोन काट कर किसी दूसरी जगह फ़ोन लगाया और अपनी कही हुई बात दोहरा दी। यार, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अभी अभी ही बुकिंग लेकर निकला हूँ। कुछ खाना बना हो तो ब्रिज के पास ला कर दे दोगे? सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। अब मैं उसे सच में जज करने लगा था। मुझे लगा अब आज के वक्त में जहाँ खाना मिलना इतना आसान सा हो गया है, वो किसी से खाने के लिए इतना गिड़गिड़ा क्यों रहा है? वो किसी भी होटल से गाड़ी रोककर अपने लिए खाना पैक करवा सकता है। इतना तो कमा ही लेता होगा कि अपने लिए खाना खरीद सके। मुझे भी भूख तो लगी थी। एक बार को लगा कि इसे कहीं होटल में रोकने के लिए कहता हूँ और दोनों साथ में बैठकर पहले खाना ही खा लेते हैं। फिर फिर मैं कुछ सोचकर रुक गया। मैंने अब तक इससे बात भी नहीं करी थी, और उसे लगेगा कि मैं फ़ोन पर उसकी बातें सुन रहा हूँ। वैसे सुन तो रहा हूँ, पर उससे ऐसा लगना नहीं चाहिए। मैं अपने फ़ोन पर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा था। ये नाटक मैं आजकल बिना किसी के देखे भी कर लिया करता हूँ। मैं अपने नाटक में सिमटे रहने की कोशिश कर रहा था जब उसने किसी तीसरे को फ़ोन मिलाया और फिर से वही बात वैसी की वैसी दोहरा दी। यार, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। अभी ही बुकिंग लेकर निकला हूँ। कुछ खाना बनाओ तो ब्रिज के पास ला कर दे दोगे? सुबह से कुछ खाया नहीं है यार। इस बार उसके ये कहने में दर्द थोड़ा ज़्यादा था। वो अपना पूरा बदन तोड़ते हुए ये बात कह रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सीट से थोड़ा आगे आया और अपना गला साफ करते हुए बोला, भाई, कहीं खाने के लिए रोकना है तो रोक लेते हैं ना। इतनी जल्दी नहीं है मुझे, मैं भी कुछ खा लूँगा। शायद शायद उसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी में कोई दूसरा भी है। मशीनों से भरी दुनिया में हम मशीनों के इतने आदी होते जा रहे हैं कि अब किसी जीवित का आसपास होना हम महसूस करना भूल ही जाते हैं। उसे जैसे ही ये एहसास हुआ, उसका पूरा शरीर थोड़ी हिचकिचाहट से भर गया था, जैसे वो खुद को अपने शरीर में व्यवस्थित सा कर रहा हो। वो खुद को व्यवस्थित करते हुए रेयर व्यू मिरर में मुझे देखते हुए बोला, अरे नहीं सर, टाइम हो जाएगा। आपको छोड़ने के बाद मैं भी कहीं गाड़ी में ही खा लूँगा। उसको तो अभी टाइम है ना। हमें पहुंचने में कम से कम 1 घंटे के ऊपर लगने वाला है। तब तक तुम भूखे तो नहीं रह सकते ना। आलम अब मेरी सज्जनता पर थोड़ा मुस्कुरा दिया था। उसने अपनी भूख को अपने चेहरे पर थोड़ा सा सहेजा और कुछ बनावटी होकर बोला, अरे सर, मुझे आदत है। मैं रोज़ ऐसे ही खाता हूँ। मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद खा लूँगा।
जब वो अपनी भूख को अपने चेहरे पर सहेज रहा था तो बात करने में पहले से ज़्यादा असहज दिखाई दे रहा था। मैं उसे और ज़्यादा असहज करना नहीं चाहता था, तो मैं वापस पीछे होकर बैठ गया। आलम ने पास में रखी बोतल से थोड़ा पानी पिया और हम छोटी सड़कों से निकलकर अब एक बड़ी चौड़ी सड़क पर आ गए थे। चौड़ी सड़क एक बड़े से पुल से जाकर मिलती थी। आलम ने पुल चढ़ने के पहले अपनी गाड़ी कोने में लगा ली थी और कुछ 2 मिनट के अंदर ही कोई उसे खाना देने आ गया था। ये सब इतनी जल्दी घटा था कि मुझे इसके घटने का पता ही नहीं चला था। उसने गाड़ी कोने में लगाई भर थी कि कोई उसकी खिड़की पर अपनी उंगलियों से खटखटा रहा था। उसने बिना कुछ कहे खाना अंदर लिया और अपनी खिड़की बंद कर दी। खाना बगल की सीट में रखने के बाद आलम ने गाड़ी बड़े से पुल पर चढ़ा दी। शायद छुट्टी का दिन था तो सड़कें रोज से ज़्यादा खाली थीं। इस बड़े से पुल पर मुझे दूर दूर तक एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद शायद मेरे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं थी। पुल के दोनों तरफ अनंत तक सिर्फ पानी ही देखा जा सकता था। मैं इस शहर में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर इस पुल पर यह मेरा पहली बार था। हमारे आज के समय में किसी बड़े शहर के इस तरह खाली होने की कल्पना शायद ही कभी की जा सकती है। आलम अपना खाना पाकर अब थोड़ा सा चहक उठा था। वो मुझसे लगातार बातें करता हुआ गाड़ी चला रहा था। सर, इस ब्रिज की वजह से पहुंचना ज़रा आसान हो गया है, वरना तो आपको पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते। वो जो खाना देने आया था ना, वो मेरा भाई था। वो भी मेरी तरह ही गाड़ी चलाता है। यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहता है तो वक्त पर खाना मिल जाया करता है। अब ये ब्रिज तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ से ना बहुत सारे लोग कूद कर जान दे देते हैं। ये शीट देख रहे हैं आप, पतली सी, ये ना बाद में लगाया गया है ताकि लोग कूद ना सकें। ये कहते हुए आलम ने गाड़ी धीमी कर ली थी। मैं उसकी दिखाई हुई जगह पर ध्यान से देखने लगा था। मुझे सुनता देखकर उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। अरे सर, बहुत लोग कूदने लगे हैं यहाँ से। ये स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ से कूदे तो समझिए एक बार में ख़त्म। कहीं और से कूदिएगा तो शायद कोई बचाने भी आ जाएगा। 1-2 स्पॉट हैं यहाँ पर जहाँ से कूदने में आपको कोई भी बचा नहीं सकता। वो थोड़ी देर खामोश हुआ। गाड़ी ब्रिज पर दौड़ रही थी। गाड़ी की स्पीड एक बार फिर धीमी हुई। आलम ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, सर वो स्पॉट देख रहे हैं? यहाँ अब तक 20 से ऊपर लोग कूद कर जान दे चुके हैं। यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है ये। यहाँ से कूद कर लोगों की लाशें तक नहीं मिलती। मुझे कभी कूदना हुआ ना तो मैं यहीं आकर कूदूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी सड़ी गली लाश किसी को भी मिले। ये कहते हुए वो देर तक हंसता रहा था। उसने अपने कहे को मजाक में डाल दिया था। अब मैं उसकी बात से थोड़ा असहज हो गया था। मैंने खुद को समझाया कि मैं इसे नहीं जानता और इसके मुझे ड्रॉप करने के बाद मैं कभी भी इससे नहीं मिलूंगा। फिर पता नहीं क्यों मैं खुद को पूरी तरह समझा नहीं पा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत कर अपनी दबी आवाज़ में उससे पूछा, तो तुम्हें भी कभी ख्याल आया है क्या यहाँ से कूदने का? आलम ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे जवाब देने के पहले मेरे सवाल को मेरी आंखों में पढ़ रहा हो। फिर आगे देखते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, रोज आता है सर। इस शहर में जीने को जीना थोड़ी ना कहते हैं। ये 2 फोन देख रहे हैं, बस यही हैं जो हैं। सुबह से लेकर रात तक फ़ोन पर लोगों से बात करता रहता हूँ। यहाँ आना है, वहाँ जाना है, ये सब कुछ मुझसे मेरा फ़ोन ही कहता है। कई लोग तो गाड़ी में बैठने के बाद मेरा चेहरा तक नहीं देखते। वो अपने फ़ोन पर मेरी फ़ोटो और मेरी रेटिंग देखते हैं। फिर वही रेटिंग और फिर वही फ़ोटो मेरी पहचान हो जाती है।
मुझे मुझे भी फ़ोन के स्पीकर से निकलती सारी मशीनी आवाज़ें ना अब एक सी लगती हैं। इन सारी आवाज़ों में किसी के भी चेहरे नज़र नहीं आते। सुबह से लेकर रात तक बस आवाज़ों से बात करते हुए जब मैं रात में अपने घर पर फ़ोन करता हूँ तो मुझे उनके चेहरे भी अब नज़र नहीं आते। हमारे गांव में ना हमारे गांव में फ़ोन सिर्फ खबर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाकी हम सीधा चेहरों से बात किया करते थे। इतने सालों में हर वक्त फ़ोन पर रहने के बाद अब मुझे चेहरे दिखना जैसे बंद ही हो गए हैं। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए बस एक आवाज़ है। कभी कभी उन्हें वीडियो कॉल करता हूँ तो लगता है कुछ अजीब सा दिख रहा हूँ। ऐसे ऐसे अकेलेपन से कभी कभी ना खींच उठता हूँ तो लगता है सब खत्म कर देता हूँ। फिर सबको देखता हूँ तो लगता है सब ऐसे ही तो जी रहे हैं। पर मैं इस तरह जीने के लिए अब तक खुद को तैयार नहीं कर पाया। तो जब भी बहुत अकेला हो जाता हूँ ना तो इस ब्रिज पर चढ़कर कूदने के लिए निकल पड़ता हूँ। आलम की ये हंसी पिछली बार से थोड़ी सच्ची थी, शायद इसलिए छोटी थी। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो जानता था कि मैं सुन रहा हूँ। उसने फिर बोलना शुरू किया। पता है सर, जान देने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरे में इतनी हिम्मत है नहीं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं जब भी कूदने के लिए खुद को तैयार करता हूँ तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग जाती है। मेरी माँ कहती थी कि जब भी घर से निकलो तो खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। घर से खाली पेट निकलो तो फिर कहीं भी खाना नहीं मिलता। और जब भी मुझे भूख लगती है फिर मैं सोचने लगता हूँ कि इस दुनिया से अगर खाली पेट निकलूंगा और आगे कहीं खाना नहीं मिला तो। ये ख्याल आते ही मैं खाने के लिए लौट आता हूँ। फिर पेट भर खाने के बाद कूदने का ख्याल ही नहीं आता। मुझे लगता है कि आदमी का पेट भरा हो तो मरने का ख्याल ज़रा कम आता है। तो अब मैं हर 2 घंटे में अपना पेट भर लिया करता हूँ। मैं फ़ोन घुमाकर किसी से भी खाना मंगा लिया करता हूँ। कुछ लोग नाराज़ होकर मेरा फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। कुछ तरस खाकर मुझे खाना दे जाते हैं। मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ कि मुझे रोज़ अलग अलग घरों का स्वाद चखने को मिल जाता है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा पेट हमेशा भरा रहे। पर कुछ तो है सर, कुछ तो है। कभी कभी रात में एक अजीब सी भूख लगती है जो कुछ भी खाने से नहीं जाती। मैं अपनी उस भूख से बहुत डरता हूँ। जो ये शहर लगातार मुझ में जगाता जा रहा है। आपको भी लगती है क्या? आलम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो मैं उसकी अजीब बातों से घबराया हुआ था। मेरे पास शब्द नहीं थे तो ज़रा शब्द तलाशते हुए मैं हकलाते हुए बोला, क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भूख सर, शहरों की जगाई हुई ये नई भूख। आपको भी लगती है? मैं उसकी बातों में इतना खोया हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला था कि हम कब ब्रिज से उतरकर किसी पतली गली में घुस गए थे। उसने एक ऊंची बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी रोकी और एक गहरी सांस के साथ अपनी बनावटी आवाज़ में बोला, सर, यू हैव अराइव्ड एट योर लोकेशन। मैंने आगे उससे कोई बात नहीं करी, बस जल्दी से पैसे देकर वहाँ से निकल गया। बिल्डिंग में घुसने के पहले मैंने एक बार पीछे पलट कर देखा। आलम अपनी कार कोने में लगाए अपनी पहचान की भूख को ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी अपना खाना निकल रहा था। और बिल्डिंग में घुसते हुए मैं सोच रहा था, ये शहरों की जगाई हुई नई भूख मुझे भी लगती है क्या?